और अब बात भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की, जहां पर मामले में न्यायिक जांच ने जांच शुरू कर दी है। न्यायिक टीम ने 2 हफ्ते में टीम को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपनी है, पर भरत तिवारी का परिवार इस जांच से संतुष्ट नहीं है और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हमारा उम्मीद नहीं है सीबीआई जांच होगी, एसपी साहब आवत और लीपा पोती करे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई करे, इस मांग पर परिवार अड़ गया है। भरत तिवारी की मां आशा देवी का साफ कहना है कि उन्हें न्यायिक जांच पर रत्ती भर का भरोसा नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने आयोग पर लीपापोती का आरोप भी लगा दिया। पुलिस भी जांच शुरू हो गई ना, हम पुलिस हम ना की पुलिस का हम नहीं मानत। हमारा उम्मीद नहीं है सीबीआई जांच होके सीबीआई जांच होगी। नया जज हमारा जांच बुझ कर सीबीआई रिटायर वाला ना, एसपी साहब आवत और लीपा पोती करे। हमारा उन लोग से कुछ उम्मीद नहीं। वहीं पुलिस की जांच को लेकर परिवार के लोगों ने पुलिस की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। डीआईजी भी जांच कर रहे पूरे मामले। नहीं, वो सब किसी का हाथ नहीं चाहिए हमको। राज एसपी है, उनका भी नहीं चाहिए। वो तो खुलेआम घूम रहे हैं ना। वो खुद ऑर्डर दिए थे, खुद वो कहे थे गोली मारने के लिए। जो कहा है वो क्या, माने पुलिस होकर वो क्या करेगा जांच? जो खुद मारा हो तो इसमें जांच क्या है? हम तो कहे जांच क्या करना है। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई न्यायिक जांच टीम ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। जांच आयोग के अध्यक्ष पूर्व जज विनोद सिन्हा ने बिलौटी गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण और परिवार से बातचीत भी की। 2 हफ्ते में टीम को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन भरत के परिवार की मांग है कि पूरे मामले की सिटिंग जज के नेतृत्व में सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि राज्य सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर भरत के परिवार को न्यायिक जांच पर भरोसा क्यों नहीं? परिजन और मां लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं जो हाई कोर्ट के एक्टिंग यानी सिटिंग जज है, उनसे जांच कराने की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के द्वारा जो ये कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के जांच में कौन से तथ्य सामने आते हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। एलजेपीआरबी संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हुलास पांडे ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। हुलास पांडे ने पूरी घटना की जानकारी ली और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। हुलास पांडे ने यह कहा है कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है। सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है और ये कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। न्याय दिलाने के लिए वो परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोगों के भाई स्वर्गीय भारत भूषण जी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। आज हम अपने परिवार के लोगों से आकर मिले हैं। इस दुख के घड़ी में परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है और हर कदम पर परिवार के साथ हम खड़े हैं। न्यायिक जांच जो हो रहा है वो तेज गति से जांच हो और जो दोषी हैं, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, दोषियों की तुरंत गिरफ्तार करके और स्पीडी ट्रायल चला के जल्द से जल्द उनको उनके कुकृत्यों का सजा मिलना चाहिए। चलिए, और बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पुलिसकर्मी आशीष तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने सस्पेंड किया है। सोशल मीडिया में बयान के बाद सस्पेंड किया गया है। खुद को बता रहा था भरत का भाई। अनुशासनहीनता को लेकर यह कार्रवाई की गई है। तत्काल नौकरी छोड़ने का किया था दावा और इसके बाद ये एक्शन लिया गया है। खुद को बता रहा था भरत तिवारी का भाई और सोशल मीडिया पर बयान दिया था, जिसको लेकर अनुशासनहीनता को लेकर के तत्काल नौकरी छोड़ने का दावा किया था। चलिए, अवनीश हमारे साथ और अधिक जानकारी से जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ मामला है? देखिए, आशीष तिवारी जो खुद को भरत तिवारी का भाई बताते थे, उन्होंने सोशल मीडिया में ये बयान दिया था कि आज से वो नौकरी छोड़ रहे हैं। और उसी सोशल मीडिया के बयान के आधार पर जब जांच शुरू हुई, ये जानकारी मिली कि आशीष तिवारी भरत तिवारी की कोई अपने भाई नहीं थे, बल्कि गांव के या संबंधी थे, गांव के पड़ोसी थे। वैसी स्थिति में उन पर पहले से ही 2 मामले चल रहे हैं। हरपुर थाने में उन्होंने पुलिस की
अभद्रता की थी अपने सहयोगी के साथ। दूसरा मामला पिपरा कोठी में अपने ही थाना प्रभारी के ऊपर उन्होंने पिस्टल तान दिया था। इन दोनों मामलों में जांच चल रही थी और वैसी स्थिति में एसपी ने संज्ञान लिया और उनको निलंबित कर दिया है डीएसपी की रिपोर्ट के आधार पर। तो जो भरत तिवारी के भाई होने का दावा आशीष तिवारी कर रहे थे, पुलिस नौकरी छोड़ने का दावा कर रहे थे, उन्होंने किसी तरह के कागजात, इस्तीफे के कागजात नहीं सौंपी थी। वैसी स्थिति में जब जांच कराई गई तो मामला सामने आया कि आशीष तिवारी पर पहले से 2 मामले चल रहे थे अनुशासनहीनता के, और उसी मामले में उनको निलंबित कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अवनीश। और अब बात सियासी विवाद का केंद्र रहे 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले की करते हैं। इस बंगले से राबड़ी देवी की शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और राबड़ी आवास के बाहर लगे हुए सुरक्षा उपकरणों को भी खोल दिया गया। सरकारी नोटिस के बाद राबड़ी बंगला खाली करने को तैयार हैं, तो मंत्री नंदकिशोर राम 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में शिफ्टिंग की तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड की, जहां राबड़ी आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को खोला जा रहा है। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि सियासत का केंद्र रहा ये आवास जल्द खाली होने जा रहा है। 10 सर्कुलर रोड आवास पर छिड़े घमासान के बीच शिफ्टिंग की प्रक्रिया अब तेज हो गई है, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने बंगला खाली करने के लिए 29 जून तक का समय दिया। बंगला खाली कराने के लिए राबड़ी देवी को चौथी बार नोटिस भी दिया जा चुका है। और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास के संबंध में, ये माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ भवन निर्माण विभाग और श्रीमती राबड़ी देवी जी के बीच जो भी मामले हैं वो सब सामने आ जाएंगे। जो लोग वर्षों तक सरकारी संपत्ति को अपना अधिकार समझते रहे हैं, उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि सुशासन में कानून सर्वोपरि होता है। बिहार में अब व्यवस्था नियमों से चलती है, किसी परिवार की इच्छा से नहीं। इधर राबड़ी देवी बंगला खाली करेंगी, उधर मंत्री नंदकिशोर राम बंगले में शिफ्ट होने के लिए तैयार दिख रहे हैं। नंदकिशोर राम ने कहा जैसे ही बंगला खाली होगा वो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। सरकार ने नोटिस भेजा है, जल्द ही राबड़ी देवी बंगला खाली कर देंगी। जब वे लोग आवास खाली करेंगे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा उसमें जाके। अंतिम नोटिस तो दे दिया, नोटिस के बाद भी कई बार नोटिस मिलने के बाद भी आवास खाली नहीं हुआ। देखिए, जो लोग लंबे समय से कहीं रहते हैं तो कहीं स्थापित होना, फिर वहां से अपने सामान का उठाव करना, दूसरी जगह जाना, उसमें समय लगता है। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास पर जमकर सियासत हुई, लेकिन अब ये अध्याय समाप्त होने की तरफ है। सुरक्षा उपकरणों को हटाए जाने के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि राबड़ी देवी का ये पता जल्द बदल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यहाँ पर मौसम की देखिए, बिहार में मानसून की स्थिति इस बार अलग अलग देखने को मिल रही है। राज्य के कई इलाकों में मानसून पहुंच चुका है, जबकि दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में लोग अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं और बारिश नहीं होने के कारण लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। इसका असर पशु पक्षियों पर भी दिख रहा है। नवादा में इस साल साइबेरियन पक्षियों की संख्या काफी कम पहुंची है। अब देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि समय पर मानसून नहीं आने की वजह से इन पक्षियों का आगमन भी प्रभावित हुआ है। बिहार में मौसम की बेरुखी का असर देखने को मिल रहा है। कहीं घनघोर बारिश हो रही है तो कहीं इलाका पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है और नवादा में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मानसून अपने तय समय पर नहीं पहुंचा है, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ पशु पक्षियों को भी इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आमतौर पर मानसून जो है हर साल जून के दूसरे सप्ताह तक पहुंच जाता है, मगर इस बार 1-2 बार ही बारिश हुई है और जिसका नतीजा यह निकल कर आ रहा है कि तापमान में तो बढ़ावट हो ही रही है, लोगों को जीने में भी इन दिनों काफ़ी परेशानी हो रही है और इसका सीधा असर इन पशु पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप तस्वीर के माध्यम से देखें, हम इस वक्त नवादा समाहरणालय परिसर में है, जहाँ पे आमतौर पर साइबेरियन पक्षी जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ आ जाते हैं और अपना घोंसला भी बनाना शुरू कर देते हैं, मगर मौसम की बेरुखी के कारण ये पक्षी जो है वो बेहद ही कम संख्या में आए हैं और इनकी संख्या तो कम है ही, साथ ही साथ मानसून भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये पक्षी आते हैं तो मानसून का आगमन हो जाता है, मगर इस साल
मौसम की बेरुखी जो है स्पष्ट देखा जा सकता है और इनकी संख्या भी बेहद कम है। हमारे साथ यहाँ पे जनरेटर ऑपरेटर हैं, उनसे हम जानते हैं क्योंकि ये काफ़ी बारीकी से इन चीज़ों को देखते आए हैं। जी ये बताएं क्या इसके पीछे कहानी है? जून महीना में पहला या दूसरा सप्ताह आ रहा था, मगर बारिश के मौसम ये लोग पशु पंछी जितना भी हमारा साइबेरियन है वो कम अभी तक आया है और घोंसला भी अभी कम लगा रहा है, जिससे मैं यहाँ पर तो हूँ मैं करीब 25-26 साल से, मगर हम देखते रहते हैं कि हर साल जून महीना में पहला या दूसरे सप्ताह में ये लोग सभी पहुँचते हैं पूरे अपने संगठन के साथ, मगर यही तो हम देख रहे हैं कि अभी मौसम नहीं है, इसलिए अभी बेचारा ये लोग के भी दिक्कत हो रहा है। संख्या बहुत कम है, बहुत कम है तो सब और घोंसला भी नहीं। हाँ, परेशानी तो जरूर है, जब मौसम आता है तब मौसम के लेके ही आता है, बिना मौसम के ही पानी नहीं है, इसलिए दिक्कत। मेरा नाम प्रदीप सिंह हुआ। देखिए ये यहाँ के स्थानीय जनरेटर ऑपरेटर हैं और काफ़ी लंबे समय से इसे बहुत बेहद ही बारीकी से देखते आ रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि इन साइबेरियन पक्षी जो है जब आते हैं तो ऐसी मान्यता है कि मानसून साथ में लेकर आते हैं, मगर इस साल साइबेरियन पक्षी बेहद ही कम संख्या में आए हैं और मानसून जो है वो अभी तक पूरी तरह से दस्तक नहीं दिया है, जिस कारण इसका असर जो है वो अब साफ देखने को मिल रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अब बात स्वाद और लजीज पकवानों की करते हैं। अगर आप पारंपरिक नवाबी व्यंजनों के शौकीन हैं तो रांची में आपके लिए खास मौका है। देखिए होटल रेडिसन ब्लू में रामपुरी फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर रामपुर की मशहूर और पारंपरिक रेसिपी एक बार फिर लोगों की थाली तक पहुंच रही है। देखिए, नवाबों के खाने के शौकीन हैं तो आइए, स्वागत है आपका होटल रेडिसन में। रामपुरी भोजन के अगर आप शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कुछ खास आपको मिले तो रेडिसन ने आपके लिए कुछ खास लाया है। हमारे साथ शेफ हैं। शेफ, सबसे पहले तो क्या सीजन ये निकाला है आप लोगों ने और इस सीजन में क्या कुछ स्पेशल होने वाला है? देखिए, इस सीजन में हमने पहले भी लखनऊ फूड फेस्टिवल किया था, लेकिन ये फूड फेस्टिवल जी हमने सोचा कि लखनऊ में हमारे गेस्ट जो रांची गेस्ट हैं जो बाहर से भी आते हैं उन्होंने बहुत पसंद किया था, अप्रिशिएट किया था। तो हमने इस बार क्या सोचा, एक क्यूजिन ऐसे चूज किया जाए जो एक फॉरगॉटन रेसिपी हो गया। अगर मैं रामपुर की बात करूं, रामपुर यानी कि जो लोग भूल गए उसे याद दिलाने की कोशिश जी। रामपुर एक ऐसा जगह है, लाइक इट्स ए डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, जो कि जिसका क्यूजिन भी लखनवी बोल रहा हूँ, नवाबी और मुगलई क्यूजिन से इंस्पायर्ड है, बट उसके डिशेस लखनवी डिशेस से कुछ हटके है। ठीक है, क्या है रामपुरी डिशेस? आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे में खास ये है कि इंस्पायर्ड है, कोरमा जो है इंस्पायर्ड है रिचनेस में और फ्लेवरफुलनेस, जो भी उसके क्या बोलते हैं स्पाइसेस हैं उसमें। कुंदन का लिया है, दिस इज बेसिकली रिच है एंड इट इज मेड मोस्ट ऑफली ऑफ ड्राई फ्रूट पेस्ट से बनता ही है। अच्छा, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाला है आपने? चिकन ड्राई फ्रूट्स वाला जो है वो रामपुर में ही मिलता है। और क्या है स्पेशल? ये सालन है। सालन जैसे हम लोग बैगन का सालन खाते हैं, मिर्ची का सालन खाते हैं, सिमिलरली ऐसे मछली का सालन बनता है ना। वो ये देख के तो मीठा लग रहा है, कुछ क्या है? ये नवरत्न कोरमा है। ये अगेन विथ वाइट ग्रेवी में, जैसे मान लीजिए कैशनट पेस्ट, और ये इसका टेस्ट होता है स्वीटनेस एंड सारनेस की तरफ। तो कब से कब तक आप लोगों का ये चला है? हमारा चलेगा ये 27 से 6 जुलाई तक, और ये हम शोकेस करेंगे इन ब्रंच में भी। तो अगर आप ब्रंच में अगर आफ्टरनून में करना चाहते हो, जो संडे को हमारा लगता है, उसमें भी आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। एंड सिमिलरली हमारे ये जो नॉर्मल डिनर टाइमिंग से उसमें रहेगा 7:30 से लेके 10:30। सबसे बेस्ट क्या होने वाला है? सबसे बेस्ट तो अगर बोला जाए तो मुझे कटहल का मुसल्लम पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कटहल यहाँ के लोगों का बहुत प्रिय चीज़ है ना। बिल्कुल, झारखंड का प्रिय कटहल है, लेकिन अगर उसे आप रामपुरी अंदाज में खाना चाहते हैं तो रेडिसन ने आपके लिए खास इंतजाम किया है और उसी की ये तस्वीरें थी। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।